तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा एनसीईआरटी के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी में लेक्चर नंबर 2 में आ चुके हैं और नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी में लेक्चर नंबर 2 में आज का जो टॉपिक है बेसिकली वही टॉपिक है जो कल हम लोग कर रहे थे। और कल जहां पर वो टॉपिक एंड हुआ था वहां से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि जो फिजिकल डिवीजन है इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। फिजिकल डिवीजन में आज के टॉपिक्स में जुड़ने के लिए कल जो हम लोगों ने क्लास किया था उसको संक्षिप्त में आउट कर लेते हैं, एक बार प्रिंट निकाल लेते हैं उसका दिमाग में ताकि आप कक्षा कार्यक्रम से जुड़ जाएं। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी का जो टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप इसका अध्ययन करना हम लोगों ने शुरू किया था। तो भौतिक स्वरूप को जानने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि भारत को क्या है 6 भौतिक या प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें एक है उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती मैदान, तीसरा है पेनिनसुलर इंडिया, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है द्वीप समूह और छठा है मरुस्थलीय मैदान। ये जो 6 भौतिक या प्राकृतिक प्रदेश हैं भारत के, इनको किस आधार पर बांटा गया है ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो भारत के विभिन्न भौगोलिक प्रदेश की संरचना है, उच्चावच है, जियोलॉजिकल इतिहास है, जो पूरा जलवायु प्रभाव है, ह्यूमन का जो फैक्टर है, इन सभी कारकों के आधार पर हमने भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले अध्ययन किया था उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश का, और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश में हम लोग गए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसमें हिमालय के बारे में एक इंट्रोडक्शन लिया कि उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश का विस्तार किन किन क्षेत्रों में है। फिर हिमालय की उत्पत्ति को हम लोगों ने संक्षिप्त में जाना, जिसमें पैंजिया, फिर गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, टेथिस जियोसिंक्लाइन, और किस तरीके से इंडियन प्लेट का तिब्बतन या यूरेशियन प्लेट के नीचे कन्वर्जेंट होने से, सबडक्शन होने से टेथिस से जो है सो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में अध्ययन किया। फिर हम लोगों ने हिमालय का डिवीजन किया था, तो उसका एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल था और एक क्रॉस प्रोफाइल था। लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में हम लोगों ने महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन किया। और जो क्रॉस प्रोफाइल है उसमें जो नदी गर्त के आधार पर बांटा गया है, उसमें हम लोगों ने 4 भागों में देखा था कि जो पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय। इसमें पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच, कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली के बीच, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच, और फिर असम हिमालय जो तिस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच है, इसके बारे में। फिर पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसके बाद हम लोग गए थे मध्यवर्ती मैदान में। तो मध्यवर्ती मैदान का एक इंट्रोडक्शन लिया था। इंट्रोडक्शन लेने के बाद कि कहाँ कहाँ पर उसका विस्तार है, लंबाई, चौड़ाई, रिलीफ, इसके बारे में लिया था। फिर मध्यवर्ती मैदान की जो उत्पत्ति प्रक्रिया है इसके बारे में अध्ययन किया था। और उत्पत्ति प्रक्रिया के बाद जिस तरीके से हिमालय का हम लोगों ने डिवीजन किया था, ठीक उसी तरीके से मध्यवर्ती मैदान का भी किया था, जिसमें एक हम लोग लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल पढ़े थे, और उस लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में हम लोगों ने द प्लेन ऑफ भावर, द प्लेन ऑफ तराई, द प्लेन ऑफ बांगर और द प्लेन ऑफ खादर के बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद क्रॉस प्रोफाइल गए थे, जिसमें 3 नदी जो उस मैदान को निर्मित करती है, गंगा और उसकी सहायक नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी का मैदान, और सिंधु और उसकी सहायक नदी के मैदान के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। ये कल के क्लास का एक संक्षिप्त पॉइंट आउट फॉर्म था, ताकि हम लोग जान जाएं और आज के क्लास से जुड़ जाएं कि आज का क्लास भारत के तीसरे भौगोलिक प्रदेश, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, इससे आज अध्ययन की शुरुआत करेंगे। प्रश्न पूछने का जो आपको तरीका है आपको पता ही है कि अभी हम लोग 15-20 मिनट कंटिन्यू क्लास करेंगे प्रायद्वीपीय भारत पर, या ये कहिए कि पेनिनसुलर इंडिया को पूरी तरीके से नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी के अनुसार क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद जो है सो हम आपके पास आएंगे प्रश्न लेने के लिए।
तो आइए हम लोग कक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हिमालय के बारे में हम लोग जान चुके हैं, मध्यवर्ती मैदान के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग पेनिनसुलर इंडिया से शुरुआत करेंगे क्लास का, और पेनिनसुलर इंडिया में चलेंगे। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत का हम लोग एक परिचय लेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत का जब हम लोग एक परिचय लेते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है ना, लगभग एक रिवर्स ट्रायंगल के समान जो है स्थलाकृति है। और ये जो हम डॉटेड लाइन यानी कि जो डायगोनल लाइन अभी बना रहे हैं, ये बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र को व्यक्त करता है। और इसका जो कुछ पार्ट है यहाँ पर भी अवस्थित है, जिसको हम लोग मेघालय पठार के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत जो है क्या है, एक टेबल नुमा आकृति में है। टेबल नुमा, जिसको आप मेज नुमा कहते हैं, टेबल नुमा आकृति का है प्रायद्वीपीय भारत। दूसरा क्या है कि ये जो है सो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइटिक या आर्कियन ग्रेनाइट कहेंगे आप, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट नीस चट्टान का ये क्षेत्र है। और साथ ही साथ इस पर क्या है कि कहीं कहीं पर इस प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइटिक चट्टान के ऊपर कुछ एरिया में लावा का निक्षेप मिलता है, लावा का डिपोजिशन मिलता है, यानी कि वोल्केनिक एरप्शन से जो मैग्मा बेसाल्ट प्रकट हुआ था, वो बेसाल्ट जो है अब हमें किसके रूप में मिलता है, काली मृदा के रूप में मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना, लावा का निक्षेप मिलता है। चौथा, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये किसका भूभाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है। किसका भूखंड है, तो गोंडवाना लैंड का। हम लोग कल अध्ययन किए थे कि जो आज हमें 7 महाद्वीप मिलता है, वो पहले क्या था कि एक यूनाइट कॉन्टिनेंट के रूप में मिलता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैंजिया। और पैंजिया के टूटने से बीच में टेथिस जियोसिंक्लाइन आया था, और टेथिस जियोसिंक्लाइन के दक्षिण का जो भूखंड था पैंजिया का, उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। उसी गोंडवाना लैंड का भाग है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो गोंडवाना लैंड का क्या है, ये भूभाग है। चौथा, पांचवा क्या है कि ये जो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। भारत का सबसे क्या है, सबसे प्राचीनतम भूखंड है। प्राचीनतम भूखंड है क्योंकि ये पैंजिया के विभंजन से जो निर्मित भूखंड है उसका पार्ट है, तो इसलिए ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। और प्राचीनतम होने के साथ साथ क्या है कि ये जो भूखंड है भारत का, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा भूखंड है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा भूखंड है, देश का सबसे बड़ा भूखंड है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत क्या है कि लगभग उल्टे त्रिभुज के समान है, रिवर्स ट्रायंगल के समान है, जिसका शीर्ष जो है कन्याकुमारी के द्वारा निर्मित होता है। इस त्रिभुज के शीर्ष पर कौन है, कन्याकुमारी। और इसका जो 2 आधार है, तो इसके पश्चिमी आधार पर आरावली और दिल्ली अंबाला कटक आरावली, और पूर्वी आधार जो है बेसिकली मेघालय पठार के रूप में निर्मित होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मेघालय पठार का क्षेत्र है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा भूखंड है, और लगभग इसका कुल क्षेत्रफल जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। ये जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, कहाँ कहाँ पर है, तो मेघालय में इसका विस्तार है। जो मेघालय पठार है वो इसी का भाग है, मेघालय पठार। फिर झारखंड में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है, गोवा में हो जाएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी जो है इस प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है एक टेबल नुमा आकृति, मेज नुमा आकृति है। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइटिक नीस चट्टानों का क्षेत्र है जिस पर लावा का निक्षेप मिलता है।
यह गोंडवाना लैंड का भूभाग है। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एरिया है देश का। 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये उल्टे त्रिभुज के समान देखने में लगता है, जिसका शीर्ष कन्याकुमारी के द्वारा और दो आधार उत्तर पश्चिम में अरावली और उत्तर पूर्व में मेघालय पठार के द्वारा निर्मित होता है, और उत्तर में कहेंगे तो ये विंध्य पर्वत के द्वारा सीमांकित होता है एक तरीके से। और जो विस्तार है कहाँ कहाँ पर, तो जिन राज्यों के बारे में हमने आपको बताया है उन राज्यों का नाम आपको याद रखना है। इस प्रायद्वीपीय भारत में जो वर्तमान समय में स्थलाकृतियां हमें मिलती है, उस स्थलाकृतियों के निर्माण में बाहरी शक्तियों का अधिक योगदान है। किसका अधिक योगदान है, तो बाहरी शक्ति का अधिक योगदान है। क्योंकि कल हमने चर्चा किया था, आपको याद होगा कि प्रायद्वीपीय भारत एक स्टेबल लैंड मास माना जाता है, स्थिर भूभाग माना जाता है, अर्थात इसके नीचे से कोई बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंजिंग संभव नहीं है। हालांकि हमने आपको ये भी बताया था कि जो कुछ भूकंप हुए हैं, जैसे गुजरात का भुज भूकंप है, कोयना भूकंप है, लातूर भूकंप है, इसने इस कॉन्सेप्ट को बदलने पर जोर दिया है, एक तरीके से एम्फेसिस किया है। लेकिन फिर भी अभी भूगर्भवेत्ता ज्योग्राफर इसको एक स्टेबल लैंडमास के रूप में मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अंदर से टेक्टोनिक चेंजिंग संभव नहीं है, इस पर जो भी आपको पर्वत मिलते हैं, पठार मिलते हैं, उन पर बाहरी शक्तियों का अधिक योगदान है। अर्थात बाहरी शक्तियों में किनका, तो बाहरी शक्तियों में अपर्दन का, बाहरी शक्तियों में किनका, अपक्षय का और निक्षेपण का। इन तीन शक्तियों का इस प्रायद्वीपीय भारत पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों को निर्मित करने में विशेष योगदान है। अब यहाँ पर जो स्थलाकृतियां पाई जाती है प्रायद्वीपीय भारत में, इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में रखते हैं। तो प्रायद्वीपीय स्थलाकृति, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा प्रायद्वीपीय स्थलाकृति टोपोग्राफी। तो प्रायद्वीपीय स्थलाकृति को जो हम लोग दो भागों में रखते हैं, इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये हम 9th क्लास के एनसीईआरटी के अनुसार आपको लेकर चल रहे हैं। एक है केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड है, इसमें एक केंद्रीय उच्च भूमि है। और दूसरा जो है वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी, प्रायद्वीपीय पठार का एरिया हो जाएगा वो। ये दो भूभागों में बेसिकली संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार जो है वो बटा हुआ है। एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से दक्कन का या दक्षिण का पठार हो जाएगा। यानी कि आप इसको कह सकते हो दक्षिण का पठारी और पहाड़ी प्रदेश हो जाएगा। ये जो केंद्रीय उच्च भूमि है, बेसिकली आप यहाँ पर इस डायग्राम पर आ जाए तो यहाँ पर क्या है कि नर्मदा नदी है और ये हो जाएगा नर्मदा फॉल्ट। इस नर्मदा फॉल्ट और यहाँ पर जो हो जाएगा ये अरावली रेंज के रूप में हमें मिलता है। ये कौन सा रेंज हो जाएगा, अरावली है, ये अरावली है। और यहाँ पर नर्मदा फॉल्ट जहाँ से नर्मदा प्रवाहित होती है, उसके उत्तर में एक माउंटेन रेंज है जिसको हम लोग कौन सा माउंटेन रेंज कहते हैं, इसको विंध्य माउंटेन कहते हैं। ये कौन सा माउंटेन रेंज हो जाएगा, ये विंध्य हो जाएगा। तो ये जो प्रायद्वीपीय स्थलाकृति को या भूखंड को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। बेसिकली इसका डिमार्केशन कौन सा है, तो नर्मदा फॉल्ट है। नर्मदा फॉल्ट के NF यहाँ पर लिखा हुआ है। नर्मदा फॉल्ट के उत्तर का जो प्रायद्वीपीय भूखंड है वो सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, और नर्मदा फॉल्ट के दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भूभाग है वो किसके नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार और पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो केंद्रीय उच्च भूमि है, ये मूल रूप से क्या है कि मालवा पठार का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है ये केंद्रीय उच्च भूमि मूल रूप से मालवा पठार, मालवा प्लेट्यू का क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये जो संपूर्ण एरिया हो जाएगा, ये कौन सा एरिया हो जाएगा, ये मालवा पठार है। तो केंद्रीय उच्च भूमि जो नर्मदा फॉल्ट के उत्तर में है, ये मूल रूप से मालवा पठार और उससे अनुसंग जो लगा हुआ पठार है उसको ये व्यक्त करता है। मालवा पठार जो है पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में अरावली,
दक्षिण में विंध्य पर्वत के द्वारा सीमांकित है। और ये जो मालवा पठार है इसका विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जो भोपाल है, इंदौर है, मंदसौर है, रतलाम है, देवास है, उज्जैन है, इन डिस्ट्रिक्टों में जो है मालवा पठार का विस्तार है। और ये जो मालवा पठार है, इस मालवा पठार पर इस मालवा पठार पर कई सारी नदियां प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये गंगा रिवर और गंगा के सहायक के रूप में पश्चिम से यमुना। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा है। और ये कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना। इस पठार पर, मालवा पठार पर यमुना की सहायक के रूप में चंबल नदी प्रवाहित होती है। फिर यहाँ पर जो है सिंध है, बेतबा है, केन है। यानी कि यदि आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो चंबल, सिंध, बेतबा, केन, ये सभी यमुना की सहायक के रूप में मालवा पठार पर प्रवाहित होती है। तो कौन कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? मेन नदी, एक नदी चंबल है। चंबल के बाद कौन सी है? एक प्रमुख नदी में सिंध है। सिंध के बाद इसमें कौन सी है? बेतबा है। बेतबा के बाद कौन सी है? केन नदी है। ये सभी नदियां जो है मुख्य रूप से यमुना की सहायक के रूप में प्रवाहित होती है। कल ही एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है और इसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है कि बेतबा जो है किसकी सहायक नदी के रूप में, चंबल किसकी सहायक नदी के रूप में प्रवाहित होती है। ये सभी पश्चिम से पूर्व इसी तरीके से क्रम में आपको मिलेंगे। इस मालवा पठार का ही या इसके पूर्व में, उत्तर पूर्व में दो छोटे छोटे पठार और हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक को कहते हैं बुंदेलखंड का पठार और दूसरे को कहते हैं बघेलखंड का पठार। तो मालवा पठार के उत्तर पूर्व में यहाँ पर एक बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा जो कुछ यूपी और एमपी में है। और दूसरा जो है सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बघेलखंड का पठार हो जाएगा जो यहाँ पर अवस्थित है। तो ये इस केंद्रीय उच्च भूमि का जो एरिया है हो जाएगा। और इस बघेलखंड के पठार में के पूर्व में भी यहाँ पर एक पठार है जिसको हम लोग छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर का जो पठार है वो बेसिकली झारखंड में है, लेकिन जब हम बड़े तौर पर उसको देखते हैं तो छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में है। बिहार में जो मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी है वो बेसिकली छोटा नागपुर पहाड़ का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। पश्चिम बंगाल में भी इसका कुछ एक्सटेंशन है और उड़ीसा में महारथी बेसिन के उत्तर में जो है इसका विस्तार है। लेकिन जब आपको एक राज्य चयन करना हो तो आप किसका चयन करेंगे? बेसिकली झारखंड का करेंगे। इसमें एक और जो है पठार है, यहाँ पर जो एक पठार है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मेघालय का पठार। ये जो मेघालय का पठार है केंद्रीय उच्च भूमि या प्रायद्वीपीय भूखंड का ही जो है वो भाग है, ठीक है। और जो प्रायद्वीपीय भूखंड का भाग है बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रायद्वीपीय भूखंड का भाग है तो हिमालय के उत्पत्ति के समय में क्या हुआ था? छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार के बीच की भूमि का यहाँ पर अवतलन हो गया था। अवतलन होने का अर्थ है नीचे धंस जाना। तो यहाँ पर छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार के बीच की भूमि का अवतलन हो गया था और इसके अवतलन से एक भ्रंश का निर्माण हुआ था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मालदा भ्रंश कहते हैं या मालदा फॉल्ट कहते हैं। तो हिमालय के निर्माण के अंतिम समय में, आप ध्यान से सुनेंगे, हिमालय के निर्माण के अंतिम समय में छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार के बीच की भूमि के सबसिडेंस से, अवतलन से मालदा भ्रंश की उत्पत्ति हुई थी। और मालदा भ्रंश से क्या हुआ था कि बन जाने से ये छोटा नागपुर पठार से मेघालय का पठार अलग हो गया है। तो आप तकनीकी रूप से याद रखेंगे कि मेघालय का जो पठार है वो बेसिकली किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भूखंड का ही भाग है। अब ये जो मेघालय का पठार है ये कई छोटे छोटे पहाड़ियों का समूह है और इसमें आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो तीन प्रमुख पहाड़ियां मिलती है इसमें, जिसमें एक है गारो की पहाड़ी, दूसरा है इसमें खासी की पहाड़ी और तीसरा है इसमें जयंतिया की पहाड़ी। हालांकि इसमें और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये जो तीन पहाड़ियां हैं ये किसका भूभाग है? तो मेघालय पठार के ही भाग
माने जाते। इसके अलावा इसी मेघालय पठार का कुछ विस्तार असम में है। तो असम में क्या है कि इसको कार्बी एबलोंग पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, असम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्बी एबलोंग। कार्बी एबलोंग जो है वो मेघालय पठार का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, और मेघालय पठार का एक्सटेंडेड पार्ट होने का अर्थ हुआ कि कार्बी एबलोंग जो है वो किसका पार्ट हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भूखंड का हो जाएगा। कार्बी एबलोंग है, कछार की पहाड़ियां हैं, ये सभी मेघालय पठार के एक्सटेंडेड पार्ट हैं। और ये जो गारो, खासी, जैंतिया नाम रखा गया है, ये बेसिकली यहाँ पर पाए जाने वाले ट्राइब के नाम पर रखे गए हैं, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये सेंट्रल हाईलैंड का एक संक्षिप्त विश्लेषण डायग्राम के माध्यम से। अब इसमें आपको कहीं पर कोई दिक्कत है, आपको समझना है, तो आप पूछ सकते हैं सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। यदि सेंट्रल हाईलैंड से संबंधित आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? आइए, अब इसका जो दूसरा भूखंड है जिसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं या दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो जो दक्कन का पठार है इसके बारे में हम लोग चलते हैं। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो ये जो दक्कन का पठार है, दक्कन का जो पठार है बेसिकली ये क्या है, किसके दक्ष कहाँ से शुरुआत होगा और किस तरीके से जाएगा, ये आपको मैप के थ्रू ही समझना है। यहाँ पर आ जाए तो अभी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, नर्मदा फॉल्ट है। ये एनएफ का अर्थ है नर्मदा फॉल्ट है। न- नर्मदा बेसिन के या नर्मदा फॉल्ट के उत्तर का जो क्षेत्र है वो क्या है, बेसिकली सेंट्रल हाईलैंड है। नर्मदा के दक्षिण का जो क्षेत्र है इसको दक्कन का पठार कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक पहाड़ी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सतपुरा की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो सतपुरा की जो पहाड़ी है ये कई छोटे छोटे पहाड़ियों का समूह है, जिसमें आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो कई पहाड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन इसमें जो है मूल रूप से क्या है, ये महादेव श्रेणी हो जाएगा, ये मैकाल श्रेणी है। और ये जो है सो, तो इसमें एक हमें मिलता है, ये हो जाएगी सतपुरा या राजपिपला श्रेणी कहेंगे। ये जो श्रेणी है इसको हम लोग कहते हैं महादेव श्रेणी। महादेव के आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मैकाल श्रेणी। और मैकाल से भी आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं राजमहल श्रेणी, जो झारखंड में गंगा डेल्टा के शीर्ष पर अवस्थित है। तो नर्मदा फॉल्ट के दक्षिण में जो दक्कन का पठार शुरू होता है उसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा सतपुरा की श्रेणी, जो 7 पहाड़ियों का समूह होना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि प्रेजेंट में हमें 4 पहाड़ियों के रूप में मिलता है, सतपुरा, महादेव, मैकाल और राजमहल की पहाड़ी है। राजमहल की पहाड़ी जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, बेसिकली झारखंड में गंगा डेल्टा के शीर्ष पर अवस्थित है। इसके दक्षिण में आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर से एक फॉल्ट का एरिया शुरू है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ताप्ती फॉल्ट कहते हैं, टीएफ है ये। ताप्ती फॉल्ट के दक्षिण से लेके कन्याकुमारी तक एक माउंटेन रेंज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिम घाट पर्वत कहते हैं। ये कौन सा एरिया हो जाएगा, तो ये जो बेसिकली है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट रेंज कहते हैं, पश्चिम घाट के नाम से ये जाना जाता है। तो ये जो पश्चिम घाट पर्वत है बेसिकली क्या है कि ये एक समानांतर पर्वत है। आप ध्यान से देखेंगे ये जो पश्चिम घाट है, ये पश्चिम घाट का विस्तार कहाँ पर हो जाएगा, तो उत्तर में ये ताप्ती नदी से लेकर, ताप्ती के मुहाने से लेकर, ताप्ती से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, कन्याकुमारी तक हो जाएगा। और ताप्ती से लेके कन्याकुमारी तक इस पश्चिम घाट की जो लेंथ है वो 1600 किलोमीटर है। तीसरा जो है ये एक समानांतर पर्वत है, एक क्या है कि समानांतर समानांतर पर्वत है, अर्थात ये एक
सतपुरा यानी ये जो पश्चिम घाट है ताप्ती से लेके कन्याकुमारी तक ये कंटिन्यू माउंटेन के रूप में मिलता है। और कंटिन्यू माउंटेन के रूप में मिलने के कारण क्या है कि हम यहाँ पर तटीय मैदान से प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में आना चाहेंगे तो फिर केवल माउंटेन पासेज के माध्यम से ही इसको पार कर सकते हैं। तो इस पर्वत में क्या है ना कि 4 माउंटेन पासेज हैं पश्चिम घाट में। इसमें एक है जिसको हम लोग कहते हैं थाल घाट, दूसरे को कहते हैं हम लोग भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, तीसरा जो है वो है पाल घाट, और चौथा जो है वो है सिनकोट पास। ये 4 माउंटेन पासेज हैं जिनसे हम पश्चिम तटीय मैदान से होकर देश के अंदरूनी भाग में आ सकते हैं, वरना ये जो माउंटेन रेंज है वो क्या है, कंटिन्यूस एक माउंटेन रेंज के रूप में हमें प्राप्त होता है। और जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं इस माउंटेन रेंज की ऊंचाई जो है वो बढ़ते जाती है। और दक्षिण में यहाँ पर जो है एक अन्नामलई पहाड़ी है, और इस अन्नामलई पहाड़ी में एक माउंटेन पिक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्ना मुदाई कहते हैं। ये जो अन्नामलई की पहाड़ी है इसमें जो अन्ना मुदाई पिक है इसकी जो ऊंचाई है वो बेसिकली क्या है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो बेसिकली लगभग 2600 मीटर से कुछ अधिक ऊंची है। इसलिए ये जो है सो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। लगभग 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, 2695 मीटर। ये अन्नामुदाई जो है अन्नामलई श्रेणी में अवस्थित है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन है, और नीलगिरी माउंटेन में एक उसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दोदा बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, दोदा बेटा कहते हैं। तो जो दोदा बेटा है ये नीलगिरी पहाड़ी की क्या है, सबसे ऊंची माउंटेन पिक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची माउंटेन पिक है। और दोदा बेटा की कितनी ऊंचाई है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, दोदा बेटा की कितनी ऊंचाई है। तो ये लगभग 2633 मीटर ऊंची है, 2633 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो एक बार फिर से आप लोग पश्चिम घाट पर्वत के बारे में जान लीजिए, यानी कि ताप्ती फॉल्ट से लेके कन्याकुमारी तक पश्चिम घाट का विस्तार है। ये लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है, एक समानांतर पर्वत श्रेणी है, अर्थात ये कटा फटा पर्वत नहीं है। केवल 4 माउंटेन पासेज हैं जिससे हम पश्चिम तटीय मैदान से देश के अंदरूनी भाग में आ सकते हैं। वो 4 माउंटेन पासेज कौन है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट। ये जो माउंटेन रेंज है पश्चिम घाट, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर कंटिन्यूस इसकी ऊंचाई बढ़ती है, और दक्षिण में एक अन्नामलई श्रेणी है, उस अन्नामलई श्रेणी में एक माउंटेन पिक है जिसको अन्नामुदाई कहते हैं। और ये जो अन्नामुदाई है ये प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक है। और उससे उत्तर में जाते हैं तो नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी माउंटेन में दोदा बेटा जो है ऊंची चोटी है। इस क्षेत्र में 2 हिल स्टेशन है, एक जो है सो कड़ई ऊटी है, ऊटी एक हिल स्टेशन है आपको पता ही होगा, और दूसरा जो है कड़ई कोनाल है। तो कड़ई कोनाल और ऊटी जो है यहाँ का एक हिल स्टेशन है, इस दक्षिण भारत का मेन हिल स्टेशन है। अब इस प्रायद्वीपीय जो दक्कन का पठार है इसमें एक पूर्वी घाट श्रेणी भी हमें मिलती है। तो जो पूर्वी घाट श्रेणी है इसका जो विस्तार है उत्तर में उड़ीसा के महानदी बेसिन से लेके दक्षिण में नीलगिरी माउंटेन तक इसका विस्तार है। नीलगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के ज्वाइंट पर अवस्थित है, नीलगिरी पर्वत। तो ये जो है ना पश्चिम घाट पर, ये जो पूर्वी घाट हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार आपको बताया। तो पूर्वी घाट जो है उत्तर में उड़ीसा के महानदी बेसिन से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक इसका विस्तार है। और नीलगिरी तक जो इसका विस्तार है तो किन किन राज्यों में हो जाएगा, उड़ीसा में, आंध्रा में, कुछ तेलंगाना में, फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के ज्वाइंट पर नीलगिरी पर्वत है, वहां से आपको आ जाएगा। अब ये जो पूर्वी घाट है लगभग इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है औसत ऊंचाई।
और ये जो पूर्वी घाट पर्वत है एक कटे फटे पर्वत के रूप में है। कटे फटे पर्वत के रूप में क्यों है? क्योंकि बंगाल खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली, जैसे महानदी, ये गोदावरी, ये कृष्णा, तो बंगाल खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली पर्वत नदियां जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, इन नदियों ने क्या किया है, अपने मार्ग के निर्माण के क्रम में इसकी कंटिन्यूटी, क्रमबद्धता को ब्रेक कर दिया है। इसलिए क्या है कि ये कटे फटे पर्वत के रूप में हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर दोनों जो है पूर्वी घाट और पश्चिम घाट नीलगिरी के पास आकर ज्वाइंट में मिल जाते हैं। पूर्वी घाट में कुछ और पहाड़ियाँ मिलती है जो बेसिकली तमिलनाडु उच्च भूमि पर है, जिसमें सिबराई की पहाड़ी है, जावदी की पहाड़ी है, ये सारे चीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक संक्षिप्त विश्लेषण बट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दक्कन के पठार का, जिसमें आपने सतपुरा पर्वत के बारे में पढ़ा, पश्चिम घाट पर्वत के बारे में पढ़ा और पूर्वी घाट पहाड़ी के बारे में पढ़ा। बीच में यहाँ पर महाराष्ट्र का पठार है, दंडकारण्य का क्षेत्र है, कुछ कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु हाईलैंड के क्षेत्र आते हैं। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का विस्तार। और पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा में अवस्थित है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। और ये महेंद्रगिरी जो है कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई जो है महेंद्रगिरी की वो लगभग 1500 मीटर है। कितना है? 1500 मीटर है। क्लियर है सभी का? कोई डाउट? कुछ पूछना हो प्रायद्वीपीय भूखंड के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। पालकोंड है, पालघाट, भोरघाट, पाल घाट, ठीक ना? क्लियर है? बढ़ चले आगू। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट जो भारत का भूभाग हो जाएगा वो कौन सा है? तो आगे आ जाए, अगला जो भूखंड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो भारत का तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन है। ध्यान से सुनेंगे, कोस्टल प्लेन का अध्ययन करने जा रहे हैं। जहां पर भी आपको दिक्कत हो पहले हम लोग अध्ययन करते हैं, फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो भारत में क्या है कि हमारे यहाँ मूल रूप से दो तटीय मैदान है, और जो दो तटीय मैदान है वो बेसिकली कहाँ पर और किस तरीके से है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। जो दो तटीय मैदान है हमारे यहाँ, उसमें क्या है कि एक जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पश्चिम तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से ये जाना जाता है। और दूसरा ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से ये जाना जाता है। तो जो पश्चिम तटीय मैदान है बेसिकली इसका जो विस्तार हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक होगा, और ये जो पूर्वी तटीय मैदान है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। तो पश्चिम तटीय मैदान जो है इसका जो विस्तार हो जाएगा, उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है सो पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार है। तो पश्चिम तटीय मैदान का जो विस्तार हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? उत्तर में ताप्ती या तापी नदी से लेकर, तापी नदी से कहाँ तक? दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है लगभग उतनी ही जितनी पश्चिम घाट की, यानी 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। और ये एक संकीर्ण संकीर्ण तटीय मैदान है, बहुत चौड़ा नहीं है, संकीर्ण तटीय मैदान है एज कॉम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के रूप में। ये जो पश्चिम तटीय मैदान है किसके किसके बीच अवस्थित है? तो ये जो सागर का एरिया हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? अरब सागर है। और अभी आपने पढ़ा है कि ये जो माउंटेन रेंज हो जाएगा वो कौन सा रेंज हो जाएगा? तो ये पूर्वी पश्चिम घाट रेंज हो जाएगा। तो जो पश्चिम तटीय मैदान है वो अरब सागर
और पश्चिम घाट श्रेणी के बीच में अवस्थित एक संकीर्ण मैदान है, जिसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है और एक संकीर्ण मैदान है। और स्थानीय भौगोलिक विशेषता के आधार पर क्या है कि जो पश्चिम तटीय मैदान है ये 3 उप मैदानों में बटा हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान जो है वो क्या है, 3 उप मैदानों में बटा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये कौन सा है पॉइंट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। तो ये 3 उप मैदानों में बटा हुआ है। और जो 3 उप मैदान है वो कौन कौन से उप मैदान है, तो इसमें एक जो सबसे उत्तर का मैदान है जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा मैदान है, तो इसको कहते हैं कोंकण तटीय मैदान। कोंकण तटीय मैदान है, ये कोंकण तटीय मैदान है। इसका जो मध्य का मैदान है जो बेसिकली ब्लू कलर से किया जा रहा है, तो ब्लू कलर वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं कन्नर तटीय मैदान या कनारा तटीय मैदान के नाम से ये जाना जाता है, कन्नर तटीय मैदान कहेंगे। और इसका जो सुदूर दक्षिण का पार्ट है जो ऑब्वियसली रेड कलर के द्वारा है, इसको हम लोग कहते हैं मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। तो पश्चिम तटीय मैदान जो है 3 उप मैदानों में विभाजित है। फिर से एक बार आप इसको जान लीजिए कि उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार है। यह एक संकीर्ण मैदान है एज कॉम्पेयर टू पूर्वी मैदान की तुलना में, जो अरब सागर और पश्चिम घाट श्रेणी के बीच है। और स्थानीय भौगोलिक विशेषता के आधार पर पश्चिम तटीय मैदान जो है 3 उप मैदानों में विभाजित है। ताप्ती नदी से लेकर ये मरमा गोवा बंदरगाह है गोवा में, ताप्ती से मरमा गोवा तक का जो एरिया है वो कोंकण तटीय मैदान, मरमा गोवा से मंगलुरु जो कर्नाटक में उसके बीच का जो मैदान है कन्नर तटीय मैदान, और मंगलुरु से लेकर जो कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है इसको मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। 3 उप मैदानों में विभाजित है। ठीक उसी तरीके से उत्तर में क्या है कि ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। तो उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। और ये जो पूर्वी तटीय मैदान है एक चौड़ा मैदान है एज कॉम्पेयर टू पश्चिम तटीय मैदान के तुलना में। ये किसके किसके बीच अवस्थित है, तो ये जो हो जाएगा अभी हम लोगों ने अध्ययन किया है ये पूर्वी घाट श्रेणी हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट श्रेणी के बीच उत्तर में स्वर्णरेखा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है, जो पश्चिम तटीय मैदान के तुलना में अधिक चौड़ी है। और ये जो है सो बेसिकली डेल्टा मैदान का भी उदाहरण है, क्योंकि प्रायद्वीप की वो नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर आती है डेल्टा का निर्माण करती है, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सभी नदियां, तो ये डेल्टा मैदान का भी उदाहरण है। और पूर्वी तटीय मैदान जो है ये भी क्या है 2 भागों में विभाजित है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पूर्वी तटीय मैदान है ये भी 2 भागों में विभाजित है। इसका जो उत्तरी तट है बेसिकली यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र की सीमा पर एक झील है जिसको हम लोग पुलिकट झील कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलिकट झील कहते हैं। तो पुलिकट झील से उत्तर का जो एरिया है पश्चिम पूर्वी तटीय मैदान का, वो कौन सा मैदान कहलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली उत्तरी भाग को इसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे उत्तरी सरकार, जो हैदराबाद के निजाम ने फ्रांसीसी को दिया था, वो उत्तरी सरकार का। और इस पुलिकट झील के दक्षिण का जो ये तटीय मैदान का एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। हालांकि आगे जब आप जाएंगे कोरोमंडल
तटीय मैदान। इसका और अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होगा। अभी हम 9th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसमें जिस तरीके से वर्णित किया गया है उसी रूप में हम आपको लिए चल रहे हैं, और डायग्राम सब बना के आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दे के बताते जा रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो पुलिकट झील है, पुलिकट झील से लेके जो स्वर्ण रेखा तक का एरिया हो जाएगा, ये तटीय मैदान जो है इसको हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं। और पुलिकट झील से लेके कन्याकुमारी तक का जो बेसिकली तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और इस उत्तरी सरकार के क्षेत्र में यहाँ पर एक झील है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चिल्का झील कहते हैं। चिल्का लेक है, चिल्का झील है। ये लवन झील है, चिल्का झील है, और एक तरीके से पुलिन झील का भी उदाहरण माना जाता है। तो ये इस तटीय मैदान का एक ब्रीफ डिस्कशन है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी का? कोई डाउट? यदि आपको कुछ पूछना है तटीय मैदान के संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पुलिकट लेक है, पुलिकट झील है, कई बार मैं बोल चुका हूँ, लिखा भी है यहाँ पर। पुलिन झील का उदाहरण एक तरीके से वो। हालांकि इस तटीय मैदान का और वर्गीकरण होगा, इसमें एक उत्कल तट आता है, एक आंध्र का तट आएगा, और फिर कोरोमंडल तट। और ये जो उत्तरी सरकार है, आप मॉडर्न इंडिया जब पढ़ते होंगे तो उत्तरी सरकार के क्षेत्र का जिक्र आता है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 4 जिले आते थे, राजामुंद्री, मुस्तफानगर, एल्लौर और चिकाकोल, ठीक ना। चलो, तो अगला जो फिजिकल डिवीजन है भारत का, वो है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान के बारे में आपने जान लिया है। अब है, हम लोग चलते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो अगले क्लास में, जब आप ऊपर वाले क्लास में आप लोग जानेंगे, तो फिर क्या है कि और कई तरीके से द्वीपों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर उस 9th क्लास के एनसीईआरटी के अनुरूप चलना है, तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हमारे यहाँ जो द्वीप समूह है वो सागर के हिसाब से देखेंगे तो एक हो जाता है बंगाल खाड़ी के द्वीप समूह, यानी कि वो द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, और दूसरे हो जाएंगे अरब सागर के द्वीप जो अरब सागर में अवस्थित है। तो अरब सागर के द्वीपों में सबसे जो प्रमुख द्वीप है ये है लक्षद्वीप समूह। ये कौन सा द्वीप समूह है? तो ये है लक्षद्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर के द्वीपों में है, बेसिकली क्या है कि ये कहाँ पर, इसका लोकेशन क्या है, तो बेसिकली केरल तट के पास है। तो अरब सागर के द्वीपों में सबसे प्रमुख द्वीप जो हमारे यहाँ पर है वो कौन सा द्वीप है? तो लक्षद्वीप है। और ये जो लक्षद्वीप समूह है कहाँ पर है? तो केरल के तट के पास, केरल के तट के पास, जो केरल के तट है, मलाबार तट जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, वहां से, तो केरल के तट के पास है। दूसरा, ये जो लक्षद्वीप है बेसिकली किस प्रकार का द्वीप है? तो ये प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। पिछले क्लास में भी आपने अध्ययन किया है प्रवाल द्वीप। और ये एक प्रकार का एटॉल द्वीप है। प्रवाल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है तटीय प्रवाल, एक होता है अवरोधक प्रवाल, और एक होता है एटॉल। तो ये अवरोधक एटॉल द्वीप का उदाहरण है, प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। पहले इस लक्षद्वीप को 3 नामों से जाना जाता था। किस किस नाम से जाना जाता था इसको? तो लकाद्वीप, मिनिकॉय, पहले इसको लकाद्वीप, लकाद्वीप, मिनिकॉय, लकाद्वीप, मिनिकॉय, और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। कब तक? 1972 तक। तो पहले इस लक्षद्वीप को यानी कि 1972 तक किस नाम से जाना जाता था? लाका द्वीप, मिनिकॉय और अमेनी द्वीप के नाम से जाना जाता था।
लेकिन 1973 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया। 1973 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया लक्षद्वीप। ये जो लक्षद्वीप है बेसिकली कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, और इस एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो इसका जो विस्तार है लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जो है इस लक्षद्वीप का विस्तार है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में इसका विस्तार है, तो यहाँ पर इसकी जो है कवारत्ती या कवरत्ती जो है इसकी प्रशासनिक, कवरत्ती कहें या कवारती कहें या कवरत्ती कहें, ये क्या है, इसकी एक तरीके से प्रशासनिक मुख्यालय है यहाँ पर। ठीक है, कवरत्ती एक प्रशासनिक द्वीप है यहाँ का। और यहाँ पर कुछ ऐसे द्वीप हैं, जैसे एक पिटली द्वीप है लक्षद्वीप में। एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, पिटली द्वीप। ये जो पिटली द्वीप है ये जनसंख्या रहित है, और यहाँ पर क्या है बेसिकली वन्य जीव अभयारण्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वन्य जीव अभयारण्य पाया जाता है, वन्य जीव अभयारण्य। और ये जो लक्षद्वीप समूह है यहाँ पर एक चैनल हो जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 8 डिग्री चैनल कहते हैं। तो ये 8 डिग्री चैनल के द्वारा किससे अलग है, मालदीव से अलग है। किससे अलग है, 8 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अरब सागर में जो एक मुख्य द्वीप है उसमें कौन सा है, लक्षद्वीप समूह है, जो केरल के मलाबार तट के पास अवस्थित है। ये एक प्रवाल द्वीप या एटॉल द्वीप का उदाहरण है। ये एग्जाम में आपसे पूछेगा। 1972 तक इसको लका द्वीप, मिनिका या एमेनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। कवरत्ती इसका जो है प्रशासनिक एक तरीके से मुख्यालय है। और 8 डिग्री चैनल के द्वारा जो है ये किससे अलग है, तो यहाँ पर एक देश है दक्षिण एशिया का जिसको हम लोग कहते हैं मालदीव। मालदीव से ये अलग है। इस तरीके से क्लियर है यहाँ तक सभी का? कोई डाउट? क्लियर है सभी का? ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, ये ध्यान से सुनिए। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ये पूर्वांचल की जो पहाड़ी है यहाँ पर कई छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में प्राप्त होता है, पूर्वांचल की पहाड़ी। और पूर्वांचल की पहाड़ी जो कई छोटे छोटे रूपों में प्राप्त होता है वो बेसिकली क्या है कि इसमें पटकाई बुम, नागा की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिजो या लुसाई की पहाड़ी है। तो यहाँ पर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, भूगर्भ वेताओं की ये मान्यता है कि ये हिमालय का ही दक्षिणतम विस्तार है और सागर में एक सबमर्जित पर्वत के रूप में अवस्थित है। किस रूप में, तो सागर में डूबा हुआ है, और जहां पर वो सी लेवल से बाहर आया हुआ है वो एक माउंटेन पिक के रूप में, माउंटेन पिक के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित, ये किसका विस्तार है, तो ये हिमालय का दक्षिणतम विस्तार है। किसका विस्तार है, हिमालय का दक्षिणतम दक्षिणतम विस्तार, जो कि सागर में एक सबमर्जित पर्वत के रूप में हमें प्राप्त होता है।
इसको जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको मेन द्वीप सबको दो भागों में बांटा गया है। एक जो द्वीप है जो उत्तर में अवस्थित है, इसको उत्तरी अंडमान द्वीप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान द्वीप कहते हैं। उत्तरी अंडमान द्वीप है। और ये जो हो जाएगा, जिसमें खासकर लघु निकोबार द्वीप है और ग्रेट निकोबार द्वीप है, ये बेसिकली क्या कहलाता है? दक्षिणी निकोबार द्वीप कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हो जाएगा दक्षिणी निकोबार द्वीप। दक्षिणी निकोबार द्वीप है। बेसिकली दक्षिणी निकोबार द्वीप में दो द्वीप शामिल हो जाएंगे, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। शेष जो है उत्तरी अंडमान द्वीप में आ जाएगा। ये जो अंडमान द्वीप है, बेसिकली ये यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है? तो यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ट्रॉपिकल जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ साथ क्या है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक है। और 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होने के कारण यह सदाबहार वन का क्षेत्र, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, सदाबहार वन मिलता है। तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर मैंग्रोव वन की भी प्राप्ति होती है। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर बेसिकली क्या, कई सारे नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें जो अंडमान का ग्रेट निकोबार द्वीप है, जो दक्षिणतम द्वीप है, उसमें बेसिकली एक इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट रीजन भी है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के रूप में जाना जाता है। भारत में 4 पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल हैं, और 4 पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल में एक जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी होप स्पॉट रीजन भी है। ये दोनों रीजन है, हॉट स्पॉट भी है और होप स्पॉट भी है। और कई सारे यहाँ पर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर अवस्थित हैं। तो फिर से एक बार आप इसको समझ लीजिए कि ये जो बंगाल की खाड़ी में मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है, जो भूगर्भवेताओं और भूगोलवेताओं की माने तो यह हिमालय का ही दक्षिणतम विस्तार माना जाता है। और ये मानते हैं कि सागर में ये एक सबमर्जित पर्वत के रूप में है, और जहाँ पर ये सी लेवल से ऊपर आ गया है वो द्वीप के रूप में हमें ये प्राप्त होता है। ये दो भागों में बांटकर इसको देखते हैं। एक जो है सो उत्तरी अंडमान द्वीप है, और दूसरा दक्षिणी निकोबार द्वीप। दक्षिणी निकोबार द्वीप में बेसिकली लघु निकोबार द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप आता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ क्या है कि ये अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और ग्रेट निकोबार जो है एक इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट रीजन भी है, और होप स्पॉट रीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये द्वीप समूह जो है दोनों संक्षिप्त में, इसका आपको इतना अध्ययन अभी याद रखना। आगे वाले क्लास में जब जाएंगे, हालांकि द्वीप समूह का अध्ययन और बड़े तौर पर किया जाता है। जब हम लोग अपर क्लास में जाते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो सागर के द्वीप है उसको 2 श्रेणियों में रखा जाता है। एक कोस्टल आइलैंड होता है, एक डिस्टेंस आइलैंड होता है। कई सारा बंगाल की खाड़ी और अब सागर में कोस्टल आइलैंड है, लेकिन डिस्टेंस आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार है, और फिर यहाँ पर अरब सागर। क्लियर है सभी का? इस संदर्भ में लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट जो हो जाएगा वो है भारत के मरुस्थलीय मैदान के बारे में, ठीक ना? मरुस्थलीय मैदान। तो ये जो मरुस्थलीय मैदान हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा माउंटेन रेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा अरावली। अरावली है ये अरावली है। और यहाँ से यदि हम इसको एक तरीके से डिमार्क कर लेंगे, तो ये जो डॉटेड डॉटेड एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये बेसिकली मरुस्थलीय मैदान है, मरुस्थलीय मैदान है।
पहले इस मैदान का अध्ययन मध्यवर्ती मैदान के सहारे ही किया जाता था। ठीक ना। 10 डिग्री चैनल है जो लिटिल अंडमान को 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसी से वो चैनल चैनल होता है जो दो भूखंड को अलग करेगा और दो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है, वो भी चैनल ही कहलाता है। जैसे जलसंधि है, चैनल है, पासेज होता है, लगभग सभी समानार्थी होते हैं, बहुत टेक्निकली उसमें डिफरेंसेस नहीं है। तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये बेसिकली कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? अरावली के पश्चिम में अवस्थित है, अरावली के पश्चिम में है। और इसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल क्षेत्रफल आप इतना याद रखें कि लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर का ये मैदानी क्षेत्रफल है मरुस्थलीय मैदान का। ये जो मरुस्थलीय मैदान है बेसिकली जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बलुई मृदा का क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है कि बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। बालू के क्या पाए जाते हैं? टिले, इसको बालू के टिब्बे। और ये बालू के जो विस्थापित होते रहते हैं टिले, क्योंकि जैसे एक टिला यहाँ पर है इस तरीके से, तो अलोंग टू विंड के डायरेक्शन में क्या होता है कि ये विस्थापित होते रहता है, अलोंग टू विंड के डायरेक्शन में विस्थापित हो रहता है। तो इस विस्थापित बालू के टीले को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर धरियान के नाम से जाना जाता है। ये जो मरुस्थलीय मैदान है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा है। लेस देन वर्षा कितनी है? 50 सेंटीमीटर से कम है। और 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होने के कारण क्या है कि यहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी वनस्पति है? तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कंटीले एवं झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। कंटीले एवं झाड़ीदार किस तरीके के वनस्पति पाए जाते हैं? कंटीले एवं झाड़ीदार, यानी उष्णकटिबंधीय कंटीले और झाड़ीदार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर यहाँ की जो ऑल ओवर जलवायु हो जाएगी वो किस प्रकार की जलवायु है? तो शुष्क जलवायु दशाएं हैं। किस प्रकार की जलवायु है? तो शुष्क जलवायु दशा है। शुष्क जलवायु दशा का क्या अर्थ होता है कि एक तरीके से यहाँ पर वर्षा के तुलना में वाष्पीकरण काफी अधिक होता है। शुष्क जलवायु दशा का अर्थ क्या हो गया कि वर्षा के तुलना में वाष्पीकरण अधिक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु दशा। यहाँ पर हाई टेम्परेचर, गर्मी में काफी, हालांकि टेम्परेचर डिफरेंसेस काफी अधिक होता है, दिन और रात के तापमान का अंतर काफी अधिक होता है, क्योंकि यहाँ जो मृदा पाई जाती है उसको आप शुष्क मृदा भी कह सकते हो। शुष्क मृदा, एरिडो सॉइल कहेंगे इसको, शुष्क मृदा, जो एक तरीके से संगठन में मूल रूप से क्या है? बलुई प्रकार की है, संगठन में बलुई प्रकार की है। तो जो बलुई प्रकार की मृदा है ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंड भी। इसलिए मरुस्थलीय प्रदेश में दिन और रात का तापमान का जो डिफरेंसेज होता है वो बहुत अधिक होता है। दिन में यहाँ पर टेम्परेचर अभी 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री चला जाता होगा, और रात के समय एकदम टेम्परेचर गिरकर 25 डिग्री, 26 डिग्री के आसपास आ जाता होगा। तो दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में यहाँ पर काफी डिफरेंसेज होता है। तो ये जो मरुस्थलीय मैदान है बेसिकली अरावली के पश्चिम में, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में अवस्थित है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, जो ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, इन डिस्ट्रिक्टों में अवस्थित है। और यहाँ पर क्या है कि पवन के प्रभाव से बालू के टीलों का निर्माण होता है, और वो बालू के टीले विंड के अलोंग डायरेक्शन में विस्थापित होते रहते हैं, जिससे मरुस्थलीय क्षेत्र का भी विस्तार होता है। और विस्थापित बालू का टीले को हम लोग धरियान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है, जिसके कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कंटीले एवं झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले और झाड़ीदार वन की क्या विशेषता होती है पिछले क्लास में आपने अध्ययन किया है। शुष्क जलवायु दशाएं हैं, यानी कि एरिड क्लाइमेट कंडीशन है, जिसका अर्थ होता है वर्षा के तुलना में वाष्पीकरण अधिक है।
शुष्क मृदाएं पाई जाती है जिसका संगठन क्या है, मूल रूप से बलुई प्रकार की है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में एक प्रमुख नदी पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं लूनी नदी। कौन सी नदी पाई जाती है, लूनी नदी पाई जाती है। ये जो लूनी नदी है बेसिकली एक तरीके से आंतरिक अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। आंतरिक अपवाह, आंतरिक अपवाह का अर्थ होता है ऐसी नदी जिसका जल सागर तक नहीं पहुंच पाता है। तो लूनी नदी जो है ये अरावली के आना सागर जो है वहां से निकलती, आना सागर झील के पास से लगभग निकलती है और मरुस्थलीय क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए ये कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, सूख जाती है, अर्थात सागर तक इसका जल नहीं पहुंच पाता है। तो मेन लूनी नदी है, लेकिन इस क्षेत्र में जो है लूनी की और कई छोटी छोटी सहायक सीजनल सरिताएं प्रवाहित होती है। और मरुस्थल का अब जो है यहाँ का थोड़ा बहुत सामाजिक आर्थिक दशा जो है वो लगभग चेंज होते जा रहा है। और मरुस्थल का जो सामाजिक आर्थिक दशा लगभग चेंज होते जा रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, यहाँ पर एक नहर है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। यहाँ पर एक नहर है, कौन सा नहर है, जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, या इसको हम लोग इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र भी कहते हैं, इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र कहते हैं। इस इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र बनने के कारण क्या है कि पश्चिमी राजस्थान का खासकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन सब क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हुई है। और मरुस्थलीय क्षेत्र भी जो है सो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगा है कि कृषि की प्रणाली एक व्यापक रूप से विस्तारित होना शुरू हुआ है। कि पश्चिमी राजस्थान में जो कृषि प्रणाली का विस्तार हो रहा है उसमें मुख्य योगदान किसका है, तो मुख्य योगदान इस इंदिरा गांधी नहर का है। जो सतलज और ब्यास के संगम पर जो हरिके बांध है, उस हरिके बांध से ही ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और पश्चिमी राजस्थान की परिस्थिति को चेंज कर दिया है। नहर की सुविधा विकसित होने के कारण यहाँ पर कपास जैसे फसल, गन्ना जैसे फसल सबका उत्पादन होना शुरू हो गया है। क्लियर है सभी का, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि भारत का जो फिजिकल डिवीजन का क्षेत्र है वो समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ा, मध्यवर्ती मैदान के बारे में पढ़ा, तटीय प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ा, फिर तटीय मैदान के बारे में, द्वीप समूह के बारे में और मरुस्थलीय मैदान के बारे में। क्लियर है सभी का। मरुस्थल का खिसकना जो होता है ना, इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि मरुस्थलीय मृदा का आसपास के कृषि क्षेत्र में जो विस्तार होता है वो मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का विस्तार माना जाता है, या जिसको आप मरुस्थल का खिसकना लिख रहे हैं वो माना जाता है। क्लियर है सभी का, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो आज क्लास को यहीं एंड करेंगे। कल का जो क्लास होगा वो अपवाह तंत्र पर, यानी भारत के नदी प्रणाली पर, भारतीय अपवाह तंत्र। कल का इस पर क्लास करेंगे। सभी को धन्यवाद है, थैंक्स है और गुड नाइट भी है।